हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th में अगले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 को देखा था। उसका दूसरा पार्ट आज हम देखेंगे, जिसमें महादेवी वर्मा ने अपने बचपन की बात बताई है कि किस प्रकार उन्हें खिलौनों के रूप में अपने पिताजी ने गिफ्ट के रूप में एक घोड़ी को दिया था। इसका बहुत ही बारीकी दृष्टि से वर्णन किया है। आगे देखते हैं कि किस प्रकार उनके साथ वो प्रेम आप्लेन करती है और किस प्रकार उनके साथ खेलती है और किस प्रकार एक प्राणी होने के बाद भी अपने घर की जिम्मेदारी समझकर एक किस्सा दिया गया है जो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। हर बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। यानी कि जो उनके पास कुत्ती और नेवला था वो घर में रखते थे, खेलते थे, लेकिन घोड़ी थी जो उनके घर में नहीं रखी जाती थी और शायद उनको घर में भी नहीं ले जाते थे। इसलिए हमेशा ये सोचते रहते थे कि ये छोटी होती तो अच्छा होता। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरादमा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। यानी कि हम हमारे कमरे में नहीं ले जाते थे, इसलिए शायद अस्तबल में हमेशा हम पूरे दिन खेलते रहते थे और वही हमारा कार्यालय था। बरादमा घोड़ा बांधने के लिए तो बना ही नहीं था, अतः उसके दीवार में एक खुली अलमारी और एक आते ताक थे। यानी कि अलमारी से ही हम उन्हें देखते रहते थे और उसकी जगह की और नहीं थी कि हम उनको बांध सकें। उन्हीं में हमारा स्वेच्छाया विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। यानी कि हम अस्तबल में ही सारे खिलौने लेकर वहाँ ही खेलते रहते और पूरा दिन उसके साथ रहते। रानी की गर्दन में झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस कर और उसको बिस्कुट, मिठाई आदि खिला कर थोड़े ही दिनों में हमने उससे मैत्री कर ली और हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकती और हिनहिनाने लगती। क्योंकि एक प्राणी है जिसको हम पूरे दिन अपने साथ रखें तो वो भी हमसे प्रेम करने लगती है, तो हम तो पूरा दिन उसके साथ परिवार की तरह स्थापित करने लगे। उसकी गर्दन में झूला झूलते थे क्योंकि हम बहुत छोटे थे। उसके कान में अयाल में फूल खोसते थे, उसको हमारा नाश्ता भी खिलाते थे, जो बिस्कुट, मिठाई आदि खिला कर हमने बहुत अच्छी तरह से उसके साथ मैत्री कर ली थी। और अगर वो हमें न देखती तो अस्थिर हो जाती, पैर पटकने लगती। यानी कि उसको हम ही चाहिए, हमारे साथ उसे समय बिताना अच्छा लगता था, इसलिए शायद हमें नहीं देखती तब पैर पटक के हमें बुलाने का और हिनहिनाना उसका स्वभाव बन गया था और हमेशा हमें ही देखना चाहती थी। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। यानी कि दोस्ती कर ली है, उसके बाद ही शायद हम घुड़सवारी कर सकेंगे। तो थोड़े दिन बहुत अच्छी मैत्री कर ली। अब हमने सोचा कि हम भी दूसरों की जैसे घोड़े पर सवारी करें। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जीन खरीदी गई और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जीन बनवाई गई जिससे संतुलित खोने पर भी गिरने का भय नहीं था, क्योंकि भाई हमसे छोटा था और शायद वो घोड़े पर नहीं बैठ पाता और गिर जाता, इसलिए उसके लिए चमड़े के घेरे वाला जीन बनाया गया। और मेरे और बहन के लिए सामान्यतः देखा जाए तो सुंदर जीन की खरीदी की गई। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ माने कि सवार होते और चुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। चुट्टन जो आदमी रखा गया था वो शायद घोड़ी ज़्यादा दौड़ती तो वो कंट्रोल करती और अगर कंट्रोल न होता तो शायद हम गिर भी पड़ते। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटते पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता, क्योंकि रानी थक जाती। इसलिए हमने बारी बारी ये सोचा था। तो सुबह में भाई और बहन घूमने जाते थे और शाम के समय या संध्या के समय मुझे घुड़सवारी करने को मिलते थे। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी। यानी कि एक बार बैठने से हमारा मन संतुष्ट नहीं होता था, हम उसके पर बारी बारी सवार होना चाहते थे, उसके साथ घूमना चाहते थे।
अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। यानी कि अगर छुट्टन न होता तो हम उस पर नहीं बैठ सकते थे। तो अगर छुट्टन नहीं होता उस समय हम अस्तबल में जाकर उसकी गर्दन पर झूला झूलते थे और घर में से स्टूल लेकर आते थे और उसकी पीठ पर चढ़कर संतोष मान लेते थे और मज़ा करते थे। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। अर्थात पहले तो छुट्टन हमारे साथ आता था, कंट्रोल कर लेता था और भी संतोष न होता तो स्टूल पर बैठकर हम क्या करते थे, उस पर बैठ जाते थे। लेकिन एक दिन तो हमारा साहस ही बढ़ गया और हमने उस पर बैठने की बजाय उसको बाहर निकाल कर घूमने का सोच लिया। तो दोपहर के समय में कोई नहीं था। उस समय रानी को खोलकर हम बाहर ले आए और चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर यानी कि कुछ रखे बिना ही ऐसे ही अधूरी शिक्षा पूरी करने लगे। अर्थात उस पर बैठकर सवारी करने का सोचने लगे। यह स्वाभाविक ही था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना में विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अतः उनके लिए पशु, पक्षी, वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। अर्थात जो हम प्रवृत्तियाँ करते थे उससे वो प्रभावित तो होती थी और बालक का भी मन कैसा होता है, चेतनामय। इसलिए विभिन्न स्तर पर यह बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है और पशु, पक्षी, वनस्पति सब एक परिवार जैसे बन जाते हैं। यानी कि ताज रानी भी हमारे परिवार का एक सभ्य ही बन गई और हमसे इस प्रकार दोस्ती करने लगी कि हमारा परिवार से अलग कोई है ऐसा ही हमें महसूस नहीं होता था। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छा अनुसार उसकी गर्दन पर उछलकर चढ़ती और नीचे कूदती थी और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते थे मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। अर्थात निक्की रानी की पूंछ से झूलती थी क्योंकि उन्हें ऊपर बैठने को नहीं मिलता था। रोजी अपनी इच्छा के अनुसार गर्दन उछलकर चढ़ती थी, नीचे उतरती थी और उसकी पीठ पर ऐसे गर्व लेती थी मानो मयूर सिंहासन पर उसने बैठ ली हो और सिंहासन पर आसीन हो गई हो। रानी हम सब की शक्ति और दुर्बलता जानती थी कि किस प्रकार हम उनके पर बैठते हैं। अगर मेरे पर बैलेंस नहीं रहा तो मैं उसे किस प्रकार मुझे बचाना है, क्योंकि वो हमारे परिवार का हिस्सा थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वदुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मैंने बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली शंटी उसके पैरों में मार दी। यानी कि हमारे परिवार का सभ्य थी, एक प्राणी थी, लेकिन एक सजीव भी थी। उसे ये महसूस होता था कि मुझे भी कोई मारता है, इसलिए पतली शंटी से उसे मार दिया। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई और उसे बहुत ही अंदर से स्वाभिमान टूट गया और बहुत दुखी हो गई, दुखद की स्मृति हुई। इसलिए शायद उसे हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जो न कर सके। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। अर्थात कि इतनी स्पीड में वो दौड़ी क्योंकि उसे पतली शंटी की मार पड़ी थी। उसने सोचा ही नहीं था कि उसके ऊपर कौन बैठा है और इस प्रकार कोई भी उसे न पकड़ सके, ऐसे संकल्प से वो दौड़ी। कुछ दूर मैंने अपने आप को उसको उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई। यानी कि उसको महसूस हो गया, उसको याद आ गया कि ये मैंने क्या किया। उसको जो अतीत था
वो भूल गई और वर्तमान में आ गई और सोचने लगी कि मेरे ऊपर कोई बैठा है और शायद गिर जाएगा, और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो, और बहुत सारा पश्चाताप करने लगी क्योंकि उस पर सवार व्यक्ति को शायद चोट लगी होगी, ये भी उसको ज्ञात हो गया। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना था। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। अर्थात कि उस पश्चाताप में वो उसे महसूस हुआ कि उसे पश्चाताप हुआ है और किसी की मेरी वजह से किसी को चोट लगी है, और किस प्रकार वो हिनहिनाने लगी और आंसू भी आ गए। एक बार भाई के जन्मदिन पर नानी ने उसके लिए सोने के कड़े भेजे। सामान्यतः हम कोई भी नया कपड़ा या आभूषण पहनकर रानी को दिखाए अवश्य जाते थे, यानी कि वो हमारे घर का परिवार का एक हिस्सा थे, इसलिए घर में जब भी कोई नई चीज़ आती थी गुड़ी को बताई जाती थी। सुंदर छोटे छोटे शेर मुँह वाले कड़े पहनकर भाई भी रानी को दिखाने गया, और न जाने किन प्रेरणा से वह दोनों कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क कानों में वलय की तरह पहनाया गया। यानी कि उस समय भाई छोटा था, उसे मालूम नहीं था कि शायद वो खो देगा या किसी जगह पे रख देगा, लेकिन उसे पहनने का शौक़ था, इसलिए पहनकर वो ताज रानी को दिखाने जाता है। और ऐसे ही उसने कड़े उतारकर रानी के खड़े सतर्क यानी कि कान में पहना दिए, और उसे शायद अच्छा लगा। फिर हम सब खेलने लगे और कड़ों की बात भूल गए। संध्या समय भाई के कड़े रहित हाथ देखकर जब माँ ने पूछताछ की तब खोज आरंभ हुई, पर कहीं भी कड़ों का पता नहीं चला। रानी अपने कानों को खुरों से खोदती और हिनहिनाती रही, क्योंकि उस समय शायद वो बोल नहीं पाती थी कि वो कड़े कहाँ छिपाए गए हैं। अंत में बाबूजी का ध्यान उसकी ओर गया और उस समय उन्होंने माटी हटाने का आदेश दिया। किसी ने कुछ गहरा खड्डा खोदकर दोनों कड़े गाड़ दिए थे। दंड तो किसी को मिला नहीं, परंतु रानी सारे घर के हृदय में स्थान पा गई। यानी कि उस समय बहुत धूम मच गई और घर में सब इधर उधर ढूंढने लगे, और माँ की पूछताछ पर खोज प्रारंभ हुई और कहीं उसका पता नहीं चला। रानी को इस बात का पता चलता है, इसलिए शायद वो बताना चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती थी, इसलिए वो खुदो खुदाने लगी और हिनहिनाती रही। और उसी समय पिताजी का ध्यान वहाँ गया और वहाँ खड्डा खोदने लगे। दंड तो मिलना ही था, लेकिन उस समय शायद किसी भी व्यक्ति को दंड नहीं मिला, लेकिन रानी ने सबके हृदय में स्थान प्राप्त कर लिया। एक घटना अपनी विचित्रता में स्मरणीय है। एक सवेरे उठते पर हमें रानी के पास एक छोटे से घोड़े के बच्चों को देखा। यह क्या था कहकर हमने रामा को इतना थका दिया कि उससे निरुपाय घोषणा की कि एक नया जीव है जो रानी के पेट में दाना चारा खाकर सो रहा था। भाई ने उत्साह से पूछा, और भी है? और रामा ने स्वीकृति में सिर हिलाया। यानी उस समय हमें नहीं मालूम था कि घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन अनायास ही भाई छोटा था इसलिए पूछ लिया कि ये कहाँ से आया है। तो रामा हमेशा हमारी जिज्ञासा समाधान करता था, इसलिए उसने बताया कि ये एक नया जीव है और रानी के पेट में खाना खाकर बड़ा हो गया था और वो आया है। लेकिन भाई को ऐसा भी लगा कि शायद उसके पेट में दूसरा होगा तो हम निकाल लेंगे और उस पर खेलने लगेंगे, लेकिन उस समय रामा ने स्वीकृति में ना हिलाया कि और अभी नहीं है। अब तो हम विस्मृत और क्रोधित भी हुए। ये छोटे जीव कोई काम काज करते नहीं और हमको पीठ पर बैठा कर दौड़ाने वाली रानी का दाना चारा स्वयं खाकर उसके पेट में लेटे रहते हैं। यानी ईर्ष्या का भाव हुआ कि उस समय उसके पेट में रहा और बहुत सारे हमने बिस्कुट मिठाई खिलाए थे, वो खाकर बड़े हो गए हैं और आराम से उसके पेट में लेटे रहे थे। भाई ने कहा, रानी का पेट चीरकर हम कम से कम एक और बच्चा घोड़ा निकाल लें, तब बच्चे घोड़े पर वे
छोटे बहन भाई बैठेंगे और रानी मेरी सेवा में रहेगी, अर्थात तीनों भाइयों के लिए 3 घोड़े हो जाएंगे। प्रस्ताव मुझे भी उचित लगा, पर जब एक दोपहर को वह कहीं से शाक काटने का चाकू ले आया, तब मेरे साहस ने जवाब दे दिया। एक और भी समस्या की ओर हमारा ध्यान गया। आखिर हम रानी का पेट सिएंगे कैसे? अर्थात ये भी विचार आया कि उसके पेट को काटकर एक बच्चा निकाले, लेकिन पेट काटेंगे तो फिर सिएंगे कैसे? माँ की महीन सी सुई को तो सीना संभव नहीं था, यानी कि जो घर में सुई धागा इस्तेमाल होता है उससे तो इसका पेट नहीं सिया जाएगा, क्योंकि रानी तो बहुत बड़ी है। टाट सीने का बड़ा सूजा जो आपने देखा होगा, ज़्यादातर खेतों में इस्तेमाल होता है अनाज को सील करने के लिए, जो ज़्यादातर किसान लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जो कोठरी में पड़ा था, लेकिन रामा वहाँ था, इसलिए कोठरी में से वो नहीं लाया जाता, इसलिए हम वहाँ नहीं जा सकते थे। कुछ दिनों के उपरांत जब रानी का अश्व सीसु कुछ बड़ा होकर दौड़ने लगा, तब हमें न उस पर अपना क्रोध स्मरण रहा और न प्रस्ताव, यानी कि फिर हमने ये विचार टाल दिया कि हम शायद उसका पेट सिलेंगे नहीं तो सबको मालूम हो जाएगा। इसलिए जब उसका घोड़ा अश्व शिशु जो था, उसको देखकर अपना सारा जो क्रोध था वो भुला दिया और कोई प्रस्ताव भी न रखा। इस प्रकार अलग अलग किस्सों के द्वारा महादेवी वर्मा ने रानी यानी कि उनकी घर की जो घोड़ी थी, किस प्रकार अपना बचपन बिताया था, इसके बारे में बहुत ही खूबी से वर्णन किया है। और ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे प्राणियों के प्रेम होता है। इसका ही एक निरूपण यहाँ बताया गया है। थैंक यू।